बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का फिजिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज से रिलेटेड हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। स्क्रू गेज का कंस्ट्रक्शन डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट डिस्कस करेंगे, स्क्रू गेज में जो गलती आती है मतलब जीरो एरर, पॉजिटिव, नेगेटिव, उसी तरह फिर एरर को कैलकुलेट करना, किस तरह हम उस गलती को कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी गलती कितनी है इसकी, उसी तरह फिर उस जीरो एरर का करेक्शन, उस गलती का करेक्शन। तो ये तमाम डिटेल हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। स्क्रू गेज से रिलेटेड इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट मिल जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं स्क्रू गेज। कभी आपने सोचा है ना, जो हमारे बाल है ना, हेयर, उसका जो डायमीटर है ना, आप उसको गिन सकते हो यानी किसका डायमीटर कितना है? कर सकते हैं, मतलब आप कर सकते हैं हमारे जो हेयर है ना, बालों का डायमीटर कितना मतलब कम है ना, कम है या नहीं? तो बहुत कम है। तो ये स्क्रू गेज नहीं है, ये जो स्क्रू गेज, ये इसका जो लीस्ट काउंट है ये इतना कम होता है क्या हमारी बालों का जो डायमीटर है, जो हमारी बालों का बिल्कुल कितने थिन है ना, उसको ये क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। तो देखो ये स्क्रू गेज, आप कहोगे ये कितना इंपॉर्टेंट, कितना प्रिसाइज डिवाइस है कि कम से कम मेजरमेंट को ये कर सकता है। मतलब इतने कम से कम मेजरमेंट को कर सकता है कि ये हमारी बालों का जो थिनेस है वो भी क्या कर सकता है? काउंट कर सकता है, उसकी पैमाइश कर सकता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं स्क्रू गेज। सबसे पहले आपने याद रखना है, स्क्रू गेज हमारे पास उसी तरह एक मेजरिंग डिवाइस है, एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। मतलब ये भी क्या करता है? पैमाइश करता है। क्या करता है? पैमाइश करता है। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर वेरी स्मॉल थिकनेस, बहुत स्मॉल, बहुत कम थिकनेस। देखो अगर आप अपने बाल को निकालोगे, आप उसका थिकनेस को देख सकते हो कि कितनी मोटा है, तो बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है ना। तो इसी वजह से ये बहुत कम थिकनेस को या बहुत कम डायमीटर को क्या करता है? मेजर करता है, पैमाइश करता है। तो बहुत स्मॉल डायमीटर या बहुत स्मॉल थिकनेस ये क्या कर सकता है? उसकी पैमाइश कर सकता है। तो ये हमारे पास स्क्रू गेज। अब इस स्क्रू गेज को दूसरे अल्फाज में माइक्रोमीटर भी कहते हैं। अब लफ्ज माइक्रो का मतलब अब मैंने आपको समझा था, बिल्कुल एक्सलेंट। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। मीटर का मतलब क्या है? पैमाइश, मेजरमेंट करना। तो बिल्कुल मेजर, तो क्या है? मेजर। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ मेजर। तो ये बहुत स्मॉल पैमाइश कर सकता है, बहुत ही स्मॉल पैमाइश कर सकता है। तो सबसे पहले आते हैं मेन पार्ट, स्क्रू गेज की कंस्ट्रक्शन पर आते हैं कि स्क्रू गेज के कंस्ट्रक्शन में क्या आती है, स्क्रू गेज के मेन पार्ट्स क्या है। तो इसको आपने याद रखना है। देखो बहुत आसान, स्क्रू गेज के मेन पार्ट में सबसे पहले क्या आता है? फ्रेम। स्क्रू गेज का जो क्या है? यू शेप। हमारे पास क्या आता है? फ्रेम आता है। ये पूरा यू शेप को ये अभी मैं बताऊंगा ये तमाम पार्ट। तो फ्रेम हमारे पास क्या है? होल्ड द इंस्ट्रूमेंट। फ्रेम के जरिए हम क्या कर सकते हैं? स्क्रू गेज को होल्ड कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। इसके बाद क्या है? एनविल। एनविल हमारे पास क्या है? फिक्स एंड। ये जो चौथा पार्ट है ना, ये फिक्स होता है, ये क्या है? मूव नहीं कर सकता है। तो अगर आप स्क्रू गेज को उठाओगे ना, ये पार्ट क्या है? फिक्स होता है, जबकि ये वाला पार्ट ना, ये इस तरह क्या है? मूव कर सकता है। क्या है? आगे पीछे मूव कर सकता है। ये क्या है? मूवेबल है। तो एनविल हमारे पास फिक्स एंड है। स्पिंडल है हमारे पास, जो स्पिंडल है इसको हम क्या नाम देते हैं? स्पिंडल। ये जो स्पिंडल है ये मूव कर सकता है। देखो ये आगे पीछे मूव कर सकता है, सही। ये क्या है? अगर आपने कोई भी चीज यहाँ पर रखना है, आपने किसी भी चीज की पैमाइश करनी है ना, तो ये जो स्पिंडल है ये आगे पीछे इस तरह मूव कर सकता है। तो स्पिंडल क्या है? मूव्स टू टच द ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आप क्या कर सकते हो? अगर अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर होल्ड करना है ना, तो आप इसको आगे की तरफ मूव करोगे या पीछे की तरफ मूव करना, तो ये क्या है? मूवेबल पार्ट है। इसके बाद क्या है? स्लीव। ये जो मेन स्केल है ना, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास देखो मैंने लिखा भी, ये जो मेन स्केल है ना, ये जो ब्लू से मैंने बनाया, ये हमारे पास क्या है? इसको हम क्या नाम देते हैं? स्लीव। या स्लीव का दूसरा नाम क्या है? मेन स्केल। तो बहुत आसान, स्लीव या मेन स्केल दोनों क्या है? नाम सेम है। उसी तरह हमारे पास क्या है? जो पांचवा पार्ट है वो क्या है? थंबिल। थंबिल हमारे पास क्या है? ये इस तरह जाली की तरह शेप होता है ना, इससे हम क्या करते हैं? इस तरह होल्ड करते हैं, इस तरह क्या है? रोटेट कर सकते हैं। ये रोटेबल पार्ट है। क्या है? इसको हम रोटेट कर सकते हैं, सही है, थंबिल। तो रोटेटिंग स्केल, ये क्या है? एक किस्म का स्केल को रोटेट करने वाला होता है। इसके बाद क्या है? रेचेट। अब रेचेट क्या है? इंश्योर द जेंटल प्रेशर। इस रेचेट के जरिए हम क्या कर सकते हैं? प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। ये रेचेट क्या है? जब आप क्या
क्या करोगे, इस तंबिल को होल्ड क्या करोगे, प्रेशर दोगे या रिचेट के जरिए रोटेट करोगे, तो ये जो हमारे पास क्या है, ये स्पिंडल इस तरह मूव करता जाएगा। जब ये स्पिंडल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा तो ये स्पिंडल खुद क्या करेगा, आवाज प्रोड्यूस करेगा, टिक टिक आवाज देगा। जब क्या है, टिक टिक आवाज देगा तो इसका मतलब क्या है, वो फिक्स हो गया। क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये इसके क्या है पार्ट्स, आपने याद रखना है, ये रिचेट, उसी तरह तंबिल, और ये हमारे पास क्या है, ये मैंने यहाँ पर नहीं लिखा शायद, ये जो बड़ा पार्ट है ये क्या है, सर्कुलर स्केल, और ये जो हमारे पास मेन स्केल को हम स्लीव भी क्या नाम दे सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल है, ये हमारे पास क्या है, एनविल, ये जो यू शेप फ्रेम, इसको हम क्या नाम देते हैं, यू शेप फ्रेम, इसको हम नाम देते हैं यू शेप फ्रेम। अब देखो इस मेन स्केल के अंदर ये जो लकीर मैंने बनाई, इस पर इस तरह क्या है, डिवीजन 0 से स्टार्ट होती है, इस तरह क्या होती है, डिवीजन होते हैं। इस मेन स्केल के अंदर ये जो लकीर होती है, इस लकीर का एक खास नाम होता है, इस लकीर को हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन। क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन। ये आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या है, इंडेक्स लाइन, इसको हम नाम देते हैं इंडेक्स लाइन। तो ये स्क्रू गेज का जनरल क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गए, पार्ट्स हो गए। अब देखो पिच ऑफ द स्क्रू गेज, पिच का मतलब क्या है, देखो प्रैक्टिकल, अगर आप इस स्क्रू गेज को उठाओगे ना, स्क्रू गेज यहाँ पर उठाओगे ना, ये स्क्रू गेज, अगर आप इस रेशेट को यहाँ पर रोटेट करोगे, या तंबिल के जरिए भी हम रोटेट कर सकते हैं, तो ये जब आप रोटेट करोगे, रोटेट की वजह से, लेट सपोज आपने स्क्रू गेज को बिल्कुल बंद किया, यहाँ से कुछ भी नहीं है ना, देखो यहाँ से कुछ भी नहीं है, आपने रेशेट के जरिए प्रेशर देकर इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो ये स्पिंडल आगे मूव करेगा इस तरह, जब आगे मूव करेगा तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब देखो हाँ, टिक टिक आवाज देगा, जब ये बिल्कुल क्लोज टच हो जाएंगे, एनविल और स्पिंडल टच हो जाएंगे तो आपको टिक टिक आवाज देगा, मतलब ये क्लोज हो गए और प्रेशर आपने नहीं देना है। अब देखो अगर आपने क्या करना है, फिर से अगर आप क्या करोगे, इस मेन स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, क्या मेन स्केल को, क्या है ये मेन स्केल है, मेन स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, तो जब मेन स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दोगे तो यहां से ये भी क्या है, थोड़ा पीछे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, तो जितना ये पीछे चला जाएगा, यहां पर जितना फासला क्रिएट हो जाएगा, हम कहेंगे ये स्क्रू गेज का पिच है, ये स्क्रू गेज का पिच है। तो पिच क्या बना, आसान अल्फाज में, अगर आपके साथ क्या है, जो सर्कुलर स्केल है, ये हमारे पास क्या है, सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल को अगर आप क्या करोगे, एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, मतलब 0 से स्टार्ट कर दिया वापस 0 तक पहुंचा दिया, एक कंप्लीट रोटेशन दोगे, तो एक कंप्लीट रोटेशन देना सर्कुलर स्केल को, इसको हम कहते हैं पिच ऑफ द स्क्रू गेज। या यहां से भी देख सकते हो, जब आपने सर्कुलर स्केल को एक कंप्लीट रोटेशन दे दिया, जितना फासला यहां पर आ गया, उस फासले को हम क्या नाम देंगे, कि ये स्क्रू गेज का पिच है, ये स्क्रू गेज का पिच है। तो पिच ऑफ द स्क्रू गेज बहुत ही आसान, डिस्टेंस मूव बाय द स्पिंडल इन वन फुल रोटेशन। जब आप स्पिंडल को एक कंप्लीट रोटेशन दोगे ना, तो वहां पर जितना फासला बनेगा उसको हम नाम देंगे पिच ऑफ द स्क्रू गेज। समझ आ गया, पिच ऑफ द स्क्रू गेज। अब आते हैं यस अब देखो पिच ऑफ द स्क्रू गेज, अगर आपने स्क्रू गेज का पिच मालूम करना है, आपको समझ आ गया कि स्क्रू गेज का पिच क्या है। अब अपने क्या है, फार्मूला क्या है, डिस्टेंस मूव डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन। जितना फासला आपने मूव किया और जितने रोटेशन, क्या है, डिस्टेंस मूव, जितना फासला आपने हरकत किया है, नंबर ऑफ रोटेशन, जितने रोटेशन आपने मूव किए, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके साथ पिच ऑफ द स्क्रू गेज आएगा। बहुत आसान। अब देखो लीस्ट काउंट, अब आते हैं स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, काउंट का मतलब क्या है, पैमाइश। तो अब अगर कोई आपसे पूछे स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या है, या सबसे पहले आते हैं कि व्हाट इज लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट का मतलब क्या है, वो कम से कम पैमाइश जो स्क्रू गेज कर सकता है, उससे नीचे अगर आप कम पैमाइश लाओगे तो स्क्रू गेज नहीं कर सकता है। तो ये क्या है, स्क्रू गेज का एक लिमिट है कि वो कम से कम पैमाइश जो स्क्रू गेज क्या कर सकता है, मेजर कर सकता है, हम कहेंगे ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। तो लीस्ट काउंट देखो, आपको समझ आ गया कि लीस्ट काउंट क्या है। तो लीस्ट काउंट का अगर आपने स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट मालूम करना है तो किस तरह मालूम करोगे, पिच को नंबर ऑफ डिवीजन, ये देखो ये क्या है, नंबर ऑफ डिवीजन। नंबर ऑफ डिवीजन, इसको मैं सही लिख रहा हूं, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल मतलब आपने पिच को किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सर्कुलर स्केल पर जितने डिवीजन होंगे उससे आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो कुछ स्क्रू गेज हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी में होते हैं, उस पर 50 डिवीजन होते हैं, कुछ पर 100 डिवीजन होते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। सही है, 50 डिवीजन का भी होता है, 100 डिवीजन का भी होता है। तो लिस्ट काउंट का हम फाइंड करते हैं। तो देखो पिच हमारे पास क्या है, पिच अगर आप स्क्रू गेज का देखोगे तो पिच हमारे पास कितना होता है, 1 मिलीमीटर, और टोटल डिवीजन सर्कुलर स्केल पर कितने होते हैं, 100 डिवीजन। तो 1 को 100 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आएगा, 0.01 मिलीमीटर।
अगर सेंटीमीटर में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो 0.001 सेंटीमीटर। तो देखो ये वो कम से कम पैमाइश है जो स्क्रू गेज कर सकता है, इससे कम पैमाइश स्क्रू गेज नहीं कर सकता। अगर आप इससे कम पैमाइश लाओगे, छोटी चीजें लाओगे, तो फिर उससे कम स्क्रू गेज उसकी पैमाइश नहीं कर सकता है। तो ये हमारे पास क्या है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट बना, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो स्क्रू गेज में गलती भी आ सकती है। गलती का मतलब क्या है? एरर। देखो हमने स्क्रू गेज लेबॉरेटरी में पढ़ा है ना, बहुत सारे टाइम तक वो पढ़ा है ना, वो जंग उसको लग सकता है ना, जंग की वजह से खराब हो सकता है। कोई क्या है ऐसा स्टूडेंट आ गया जिसको स्क्रू गेज इस्तेमाल करना नहीं आता है ना, तो उसने उठा लिया जबरदस्ती से या फुल जोर से उसको बंद किया, खराब कर लिया ना, तो स्क्रू गेज में गलती आ सकती है। माहौल की वजह से, इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जो इनएक्सपीरियंस पर्सन की वजह से ये स्क्रू गेज को खराब कर सकता है। तो अगर स्क्रू गेज में कोई खराबी मौजूद है तो हम कहेंगे फिर वो सही पैमाइश नहीं करेगा, या तो पैमाइश को ज्यादा करेगा या पैमाइश को कम करेगा। तो हम कहेंगे स्क्रू गेज में क्या मौजूद है? गलती मौजूद है, एरर मौजूद है। तो इसको हम कहते हैं जीरो एरर। स्क्रू गेज में अगर गलती मौजूद है तो हम कहते हैं जीरो एरर। जिस तरह वर्नियर क्लिपर में गलती मौजूद थी हम कहते थे जीरो एरर। अब जीरो एरर दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अब यहां पर आते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कब हमारे पास जो जीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है? अब पहले आपने याद रखना है कि आपने देखना है कि स्क्रू गेज में गलती कब नहीं होगी। स्क्रू गेज में गलती तब नहीं होगी जब हमारे पास क्या है, ये सर्कुलर स्केल का जीरो में स्केल के जीरो के साथ क्या कर जाए, कंसीड कर जाए, एक जैसे आ जाए। देखो सर्कुलर स्केल का जीरो और हमारे पास क्या है, मेन स्केल का जीरो। सर्कुलर स्केल का जीरो और मेन स्केल का जीरो अगर एक दूसरे के आमने सामने आ गए तो हम कहेंगे इसमें कोई भी गलती मौजूद नहीं है। या दूसरे अल्फाज में यहाँ पर आप देखो ना, नो एरर, कोई भी गलती मौजूद नहीं है। देखो ये जो हमारे पास क्या है, मेन स्केल के अंदर जो लकीर मौजूद होती है इसको हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन। कौन सा लाइन कहते हैं? इंडेक्स लाइन। देखो क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन। अगर हमारे पास जो इंडेक्स लाइन पर जो जीरो मौजूद है वो किसके साथ मिल गया, सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ। अगर इंडेक्स लाइन का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो एक जैसा आ गया, मतलब सेम टू सेम आमने सामने आ गए, तो फिर स्क्रू गेज में कोई गलती मौजूद नहीं है, हमारा स्क्रू गेज बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर पॉजिटिव, अब अगर लेट सपोज ये जो इंडेक्स लाइन का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो क्या है, एक दूसरे के आमने सामने नहीं आ रहे, फिर इसका मतलब क्या है, इसमें गलती मौजूद है। अब देखो गलती या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव हो सकती है। पॉजिटिव जीरो एरर कब हो सकता है, पॉजिटिव गलती कब हो सकती है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इज बिलो द इंडेक्स लाइन, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से नीचे आ जाए तब हमारे पास जो गलती होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव जीरो। देखो डायग्राम है, अब देखो हमारे पास ये क्या है, पॉजिटिव प्लस जेड ई का मतलब क्या है, जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। देखो जो इंडेक्स लाइन, जो मेन स्केल के अंदर जो दरमियान वाली लकीर, इसको हम क्या नाम देते हैं, इंडेक्स लाइन। इंडेक्स लाइन का जीरो ये है, जबकि सर्कुलर स्केल का जीरो देखो नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे है या नहीं, इंडेक्स लाइन का जीरो ऊपर है और सर्कुलर स्केल का जीरो नीचे है। तो अगर सर्कुलर स्केल का जीरो हमारे पास नीचे आ जाए तो हम कहेंगे इसमें कौन सी गलती मौजूद है, पॉजिटिव जीरो एरर मौजूद है। अब नेगेटिव जीरो एरर कब होगा, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज अबव, अगर सर्कुलर स्केल का जीरो क्या आ जाए, ऊपर आ जाए, मतलब अबव आ जाए, इंडेक्स लाइन से ऊपर आ जाए, इंडेक्स लाइन से ऊपर आ जाए, तो फिर कौन सी गलती होगी, नेगेटिव जीरो एरर। अब देखो माइनस जेड ई का मतलब क्या है, नेगेटिव जीरो एरर। देखो इंडेक्स लाइन जो मेन स्केल के अंदर जो लाइन मौजूद होती है, जो इंडेक्स लाइन हम कहते हैं, तो इंडेक्स लाइन का जीरो ये है और सर्कुलर स्केल का जीरो ये है। तो सर्कुलर स्केल का जीरो ऊपर की तरफ आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है, ऊपर, इंडेक्स लाइन से ऊपर की तरफ आ रहा है। तो इस तरह एरर को हम क्या नाम देंगे, नेगेटिव जीरो एरर। अब आते हैं, देखो हमें समझ आ गया ना कि स्क्रू गेज में गलती हो सकती है, या तो जो सर्कुलर स्केल का जीरो इंडेक्स लाइन से ऊपर आ जाएगा या नीचे आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव गलती हो सकती है। अब देखो हमने क्या करना है, कैलकुलेशन ऑफ द एरर, कि किसी भी हमारे पास देखो एरर का मतलब क्या है, गलती है, हमारी पैमाइश में गलती कितनी है। हमने फिर इसके बाद क्या करना है, अगर हमने मालूम किया कि हमारी स्क्रू गेज में पॉजिटिव गलती है या नेगेटिव गलती है, फिर उसके बाद अपने क्या करना है, उस गलती को कैलकुलेट करना है। क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ द एरर, तो अपने गलती को कैलकुलेट करना है कि इतनी गलती मौजूद है। आखिर में फिर उस गलती को क्या करना है, अपने जो आपके साथ जो पैमाइश है उस पैमाइश से या तो माइनस करना होगा या तो प्लस करना होगा। पहले आपने क्या करना है, गलती को कैलकुलेट करना है कि आपकी पैमाइश में कितनी गलती मौजूद है। अब देखो किस तरह कैलकुलेशन ऑफ द एरर, एरर को अगर आपने पॉजिटिव एरर को किस तरह कैलकुलेट करना है, नेगेटिव एरर को किस तरह कैलकुलेट करना है, बहुत ही आसान, कंफ्यूज नहीं होना है अपने। एन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट, एन का मतलब क्या है,
एन का देखो नेगेटिव अलग मतलब है। एन का मतलब हमारे पास क्या है, एन का मतलब क्या है, ये सर्कुलर स्केल पर देखो, ये सर्कुलर स्केल का हमारे पास क्या है, ये 0, सर्कुलर स्केल का ये 0 है और इंडेक्स लाइन का 0 ये। तो इंडेक्स लाइन का 0 यहाँ पर सर्कुलर स्केल के मतलब लेट सपोज यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लेट सपोज 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, सही है। तो ये जो हमारे पास क्या है, इंडेक्स का 0 और ये सर्कुलर स्केल का 0, ये जो आपस में सर्कुलर स्केल का 0 तो यहाँ पर मौजूद है ना। तो ये जो इंडेक्स लाइन का 0 है और ये इंडेक्स लाइन का 0 जो सर्कुलर स्केल के किसी भी डिवीजन के साथ यहाँ पर आमने सामने आ रहा है ना, ये जो इंडेक्स लाइन का 0 किस डिवीजन के साथ आ रहा है, आमने सामने 6 के साथ लेट सपोज आ रहा है। तो इस 6 को आपने उठाना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट। तो 6 मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 मिलीमीटर। तो जो भी आंसर आ गया इसका मतलब क्या है, इतनी गलती आपके पास मौजूद है। तो समझ सिंपल। आज जो हमारे पास क्या है, इंडेक्स लाइन के सामने जो नंबर आ रहा होगा, ये जो इंडेक्स लाइन का 0 नहीं है ना, इस 0 के सामने जो नंबर आ रहे हैं ना, उस नंबर को आपने लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आ गया तो आप कहोगे ये इतनी हमारे कैलकुलेशन में इतना पॉजिटिव 0 एरर मौजूद है, सही है। अब नेगेटिव 0 एरर को किस तरह कैलकुलेट करोगे, नेगेटिव 0 एरर भी उसी तरह। देखो ये नेगेटिव 0 एरर, देखो जो इंडेक्स लाइन का 0 है ना, ये लेट सपोज यहाँ पर किसी भी डिवीजन के सामने आ रहा है, लेट सपोज क्या है 30 के सामने आ रहा है, किसके सामने आ रहा है, 30 के सामने। तो इंडेक्स लाइन का 0 किसके सामने आ रहा है, यहाँ पर 30 के बिल्कुल बराबर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, टोटल डिवीजन को माइनस करना है एन। एन का मतलब क्या है, ये जो इंडेक्स लाइन का 0 किसके सामने आ रहा है। तो टोटल डिवीजन का मतलब क्या है, सर्कुलर स्केल पर कितने डिवीजन होते हैं, 100 माइनस एन। एन मतलब इंडेक्स लाइन का 0 किसके साथ बराबर हो रहा है, 30 के साथ। तो 30 से माइनस करना है, फिर से उसी तरह किससे मल्टीप्लाई करना है, लीस्ट काउंट से, 0.01 मिलीमीटर। तो जो आंसर आ गया तो आप कहोगे ये आपके साथ नेगेटिव 0 एरर कैलकुलेशन हो गया। तो आसान, आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हो, नेगेटिव एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हो। जब आपने गलती की कैलकुलेशन की कि इतना गलती मौजूद है, पॉजिटिव गलती हो सकती है, नेगेटिव गलती हो सकती है। अब आपने क्या करना है, अपने मेजरमेंट से, अपने पैमाइश से पॉजिटिव या नेगेटिव एरर को क्या करना है, निकालना है। क्या करना है, निकालना है। अब किस तरह निकालना है, अगर पॉजिटिव 0 एरर मौजूद था, क्या था, पॉजिटिव 0 एरर था, तो आपने अपने करेक्शन से अपनी जो पैमाइश की है ना, आपने क्या है, जो पैमाइश की है ना, उस पैमाइश से आपने क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अभी बताऊंगा। अभी अगर नेगेटिव 0 एरर था ना, आपने कैलकुलेट किया कि मेरे जो पैमाइश में उसमें नेगेटिव 0 एरर है, और फिर आपने नेगेटिव 0 एरर को कैलकुलेट भी किया, तो आपने नेगेटिव 0 एरर को अपने ओरिजिनल पैमाइश से क्या करना होगा, उसमें प्लस करना होगा। क्या करना होगा, प्लस करना होगा। अब किस तरह, अब आपने गलती को कैलकुलेट कर लिया, अब आपने क्या करना है, 0 करेक्शन करना है। 0 करेक्शन का मतलब क्या है, आपने अपने पैमाइश को करेक्ट करना है, कि आपने अपने पैमाइश से गलती को निकाल देना है, क्योंकि आपने गलती को कैलकुलेट कर लिया, अब आपने उस गलती को अपनी पैमाइश से निकाल देना है। अगर गलती क्या थी, पॉजिटिव 0 एरर था, क्या था, पॉजिटिव 0 एरर। तो फार्मूला क्या है, बहुत ही आसान। CR का मतलब क्या है, करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग किस तरह आप निकाल सकते हो, करेक्ट रीडिंग किसके बराबर है, OR। OR का मतलब क्या है, ऑब्जर्व्ड रीडिंग माइनस 0 एरर। देखो अब देखो नेगेटिव 0 एरर को किस तरह फाइंड कर सकते हो, नेगेटिव 0 एरर को बहुत ही आसान। अगर आपने नेगेटिव 0 एरर को अपनी पैमाइश से निकालना है तो किस तरह करोगे, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू ऑब्जर्व रीडिंग प्लस 0 एरर। तो बहुत ही आसान। 0 करेक्शन अगर आपने करना है, अगर पॉजिटिव 0 एरर था तो आपने क्या करना है, अपनी पैमाइश से 0 एरर को माइनस करना है। अगर नेगेटिव 0 एरर था तो आपने अपनी पैमाइश में उसको प्लस करना हो। एग्जाम्पल पर आते हैं, आपको अच्छी तरह समझ आएगा। देखो हमने किसी भी चीज़ की पैमाइश की, किसी भी चीज़ का मतलब हेयर का, किसी भी चीज़ की हमने मतलब क्या है, डायमीटर की पैमाइश की, तो जो हमारे पास रीडिंग आई ऑब्जर्व, जो हमने पैमाइश की, हमने देखी, ऑब्जर्व की, और ऑब्जर्व रीडिंग कितनी आई, 0.06 मिलीमीटर, और 0 एरर हमारे पास कितना है, प्लस 0.02 मिलीमीटर। तो इसका मतलब ये है हमने पहले से 0 एरर को कैलकुलेट कर लिया, और 0 एरर को कैलकुलेट कर लिया, वो कितना है, 0.02 मिलीमीटर, और आगे क्या लिखा है, प्लस। प्लस का मतलब क्या है, पॉजिटिव 0 एरर है, और इसकी हमने कैलकुलेशन भी की कि इतनी गलतियां हमारी मेजरमेंट में मौजूद है। अब देखो करेक्ट, अगर आपने अपनी करेक्ट रीडिंग मालूम करनी है तो किस तरह करोगे। अब देखो जो 0 एरर है उसके सामने मैंने क्या लिखा है, प्लस, तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव 0 एरर। अगर पॉजिटिव 0 एरर है तो आपने अगर 0 करेक्शन करनी है तो पॉजिटिव 0 एरर को हम अपनी मेजरमेंट से क्या करते हैं, निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो 0.01 हमारे पास क्या है, ऑब्जर्व रीडिंग है, माइनस जो हमारे पास क्या है, ये
जो जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस 0.02 इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा 0.04। अगर लेट सपोज यहाँ पर प्लस की जगह क्या आता, माइनस आता, प्लस की जगह क्या आता, माइनस आता, तो फिर आप क्या लिखते, इसको अपनी मेजरमेंट में प्लस करते, क्या करते, प्लस करते। तो यहाँ तक हमारा स्क्रू गेज का लेक्चर। हाँ बिल्कुल, आपने क्या करना है, प्लस करना है, फिर जो आंसर आ गया वही आपका पैमाइश।